Hi everyone, welcome back to Shining Classes. First of all, good evening to everyone. How are you? Friends, आप अच्छे होंगे. थोड़ी बिट लिटिल बिट आपको डर है, बट डरिए नहीं. हर चीज़ अच्छी हो जाएगी, समय के साथ है. थोड़ा सा आराम से रहिए. चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम आपका कल क्लास पेपर है. थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो देख लेते हैं एक बार और. वैसे आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है तो बहुत परेशानी नहीं उठानी है, बट थोड़ा सा हम एक बार और देख लेते हैं. फाइनल रिवीजन कर ही लेते हैं. आज की जो क्लास यहाँ पर होने वाली है, ऐसा कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही पुराना है. बस ये है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कुछ अरेंज किया है, जो यहाँ पर मैं आपको आपके एग्ज़ाम के पहले देना चाहती हूँ, ताकि आप एक बार लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को ऐसे ज़रूर देख लें, ताकि आपकी वो प्रिपरेशन हो जाए. तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की. आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ. मैं शानी, सभी का स्वागत है यहाँ पर. जितने फ्रेंड्स पहली बार आए हैं इस एग्ज़ाम के दौरान, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए. जितना होगा आपकी हेल्प की जाएगी. आज जो पेपर हम अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो आपका पेपर 2 है. 50 नंबर का ये पेपर है, आपको सारी डिटेलिंग पता है. सो फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स बिगिन टुडे क्लास. चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. देखिए, ये सारे के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. लास्ट बार हम यहाँ पर काफ़ी मिक्स क्वेश्चन को देखेंगे अलग अलग सेक्शन की तरफ से. होपफुली आप सभी को बहुत ही क्लियरली सब कुछ दिख रहा होगा. आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करिए और ये क्वेश्चंस को एंजॉय करिए, जो कि आपको लास्ट में मैं यहाँ पर दे रही हूँ. पहला क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा के संबंधी जो उद्देश्य थे वो क्या थे. तो आप लिखेंगे, वुड के घोषणा पत्र में यह बात ही बहुत ही स्पष्ट तरीके से कह दी गई थी या क्लियर कर दी गई थी, जहाँ पर जो है इंडियंस थे, उनकी जो इंटेलिजेंस पावर थी, जो बौद्धिक चीज़ें थी, जो चारित्रिक चीज़ें थी उनकी उन्नति करने के साथ साथ उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करने का प्रयास किया जाता था. और साथ ही साथ बहुत चीज़ें एकदम सॉलिड तरीके से उनको बताई जाए, सिखाई जाए, और उनके लिए भी अच्छा हो, राज्य के लिए भी अच्छा हो. तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे काम करने का प्रयास किया जा रहा था, जहाँ पर चीज़ें डेवलपमेंट के रास्ते पर रहें. ठीक है, तो ये छोटा सा एक उद्देश्य है. बहुत सारे उद्देश्य हैं जो काफ़ी एक जैसे हैं, तो आप कई जगह पर लिख सकते हैं. दूसरा है, हंटर आयोग के 2 काम बताने. तो पहला क्या है कि प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा करना. ठीक है, जो प्राइमरी लेवल की पढ़ाई उनकी समीक्षा करना, राज्य के जो संस्थान हैं उनकी समीक्षा करना, और द्वितीयक जो शिक्षा का स्तर है उसकी समीक्षा करना, एनालिसिस करना, चीज़ों में अपडेट ले आना, चेंज करना, कैसे बेस्ट बना सकते हैं, इन चीज़ों पे काम करना. तो इन चीज़ों को जब आप ब्यौरा देखेंगे, चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, तभी आप बेस्ट कर पाएंगे. तो ऐसे काम आप लिख सकते हैं जो किए गए थे. नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन से अभिकरण हैं. राष्ट्रीय स्तर पर हम शिक्षा के अभिकरणों की बात करते हैं तो यहाँ पर घर और विद्यालय इसमें आता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है. हर एक प्राइमरी लेवल से लेके अप लेवल तक आपको बहुत हेल्प करता है, अलग अलग चीज़ों को डेवलप करने में आपकी मदद करता है. नेक्स्ट है, शैक्षिक उपनयन में ब्लॉक संसाधन केंद्र की क्या भूमिका है. बेसिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता की उपलब्धता कराता है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है. समय के साथ चीज़ों को मॉडर्नाइज तरीके से वहाँ पर रखा जाता है. ब्लॉक संसाधन केंद्र पर बहुत सारे प्रशासन की चीज़ें हैं, जहाँ पर एनालिसिस किया जाता है और बहुत सारे अधिकारी के द्वारा ये चीज़ें संपादित होती हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात किन्हीं 2 शिक्षा आयोग के नाम आपको बताने हैं. तो एक राधा कृष्णन आयोग था, ध्यान रखिएगा. इनके अध्यक्ष, इनकी डेट ये आपको पता होनी चाहिए. इनके सिफारिशें, इनके उद्देश्य क्या थे, 2 से 3 आपको जरूर याद रखने हैं. माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं. आगे बढ़िए, लॉर्ड मैकॉले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए थे. लॉर्ड मैकॉले ने विशेष बल दिया था, बहुत ही फोर्सफुली बहुत चीज़ों को लाने का प्रयास किया था. वो भी पढ़ाई लिखाई के माध्यम से. वो एक ज़रिया था जहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर इंडिया पर डेवलप करने का प्रयास किया गया था. उसने कहा कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए. इन्होंने बोला कि जो मीडियम चलता चला आ रहा है उसमें कुछ अपडेट करो, मतलब वहाँ पर इंग्लिश को इंक्लूड करो. इंग्लिश भी लोगों को आनी चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पर अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीयों की रुचि को मतलब डेवलप करने का प्रयास किया गया था. और लॉर्ड मैकॉले ने बहुत सारी चीज़ अच्छी करने की कोशिश की थी, बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी लाने का प्रयास किया था, जिससे जो है अलग अलग स्तर पर अलग अलग सेक्शन पर डेवलपमेंट हो सके. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, 7वां क्वेश्चन है, एनसीएफ का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया. राष्ट्रीय शिक्षा स्तर के हिसाब से हम देखते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, फुल फॉर्म्स आपको दोनों में याद होने चाहिए. ये सबसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 1988 का निर्माण हुआ था. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सिफारिश के बेस पर 5 वर्ष में एनसीएफ की पुनर्समीक्षा की बात कही गई थी, क्योंकि ये एनालिसिस है होता है ना कि हर समय जैसे जनगणना 10 साल बाद होने का नियम है, वैसे इन लोगों का भी इन चीज़ों का भी था. तो वहाँ पर बहुत सारी सिफारिशों को रखा गया. फिर अलग अलग टाइम के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग
बहुत सारी चीज़ों को देखा गया, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती गई, चीज़ें चेंज होती गई, जो प्रॉब्लम्स थे उसको एनालिसिस किया गया था, उनके बेसिस पे चेंज करने का प्रयास किया गया। आगे बढ़िए। सर्व शिक्षा, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आस है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या मतलब होता है? आप क्या समझते हैं? तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करना, जो किसी और भी कारणवश वहाँ पर नहीं आ पा रहे, क्लास नहीं ले पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको बताना। नेक्स्ट है, बाल अधिकार की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 20 नवंबर को बाल दिवस के रूप में बहुत ही रूप में महत्व इनको बढ़ा दिया गया था। मतलब आप जानते हो कि हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर अलग अलग चीज़ों को करने का काम किया जाता है। देखिए, आंसर्स अलग अलग तरीके से आपको लिखने होंगे। बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी 1989 में 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये अभी समय में अपनाया था कि हमें क्या क्या करना है, कैसे उनके अधिकारों को ध्यान में रखना है, उनको क्या क्या प्रोवाइड करवाना है, जो जो चीज़ें उनके राइट की उनको बताना है, जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं, होल कंट्री में ये चीज़ करने की घोषणा की गई थी। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम। ये मैंने आपको कई बार कहा है कि आपको फुल फॉर्म हमेशा ध्यान रखने हैं। तो पी मोस्ट कार्यक्रम का जो हिंदी में फुल फॉर्म है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम है, जिसका पूरा नाम है प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद होना चाहिए। ये आपको बहुविकल्पी में टिक करने के साथ साथ आपको लिखने के लिए भी आ सकता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? एक प्रश्न ये भी आता है, शिक्षा से कभी भी दूर मत रहना, तुम मानो यह कहना, जहाँ साक्षरता होगी पूरी वहाँ राष्ट्र की प्रगति होगी पूरी। ये पेपर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर करवाने का प्रयास किया है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़िए थे आगे। 12वां प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त में परिचय दीजिए कि ये है ही क्या? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली अवंचित वर्ग की जो बालिकाएं हैं, आवासीय विद्यालय के माध्यम से नहीं, उनको शिक्षा देने का प्रयास किया गया। एक बेहतर शिक्षा, जहाँ पे माता पिता को भी प्रेरित करने का किया गया, जिससे बालिकाओं को वो उस विद्यालय में भेजे जो दूर दराज है, नहीं यहाँ पर उनको छात्रावास की व्यवस्था दी गई कि वहाँ पर वो रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, आगे बढ़ाएं। तो स्पेशली कह सकते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम के लिए ये चीज़ें रखी गई हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट का काम देखने को मिलता है। आगे बढ़िए। एनसीईआरटी के प्रमुख काम क्या होते हैं वो आपको लिखना है। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य शिक्षा का स्तर का विकास करना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड और राज्य शैक्षिक विभागों में अभिकरणों से मिलकर हो सकती है। बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, नया डेवलपमेंट किया जा सकता है, जिससे मल्टीपल ग्रोथ होगी। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है? भारत के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की अगर हम बात करते हैं तो 2005 में एक शिक्षक से उपेक्षा की गई है कि बच्चों के सीखने में सहायक हो, सपोर्टिव हो, मार्गदर्शक हो, ठीक है, जो बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने में उनकी हेल्प करे। एक शिक्षक भी एक शिक्षार्थी पर परामर्शदाता, प्रबंधक, मूल्यकर्ता के प्रवर्तक के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ पर बच्चों को गाइड करते हैं, फ्रेंडली नेचर होता है, एक अच्छे दोस्त बनते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, हर कदम पर साथ देने का सपोर्ट करते हैं और एक काफ़ी अच्छा, एक बहुत ही मजबूत पिलर का काम करते हैं, जिससे बच्चा उनके साथ बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है? भारत की शिक्षा प्रणाली उपलब्धता, समानता, गुणवत्ता की समस्या सबसे बड़ी है। जी हाँ, क्वांटिटी, क्वालिटी, इक्वलिटी की प्रॉब्लम देखने को हमारे सिस्टम में बहुत मिलती है। हर जगह ये प्रॉब्लम बहुत है, मिल नहीं रही है। भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर से स्कूल छोड़ने वाले की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चे छोड़ दे रहे हैं, पुराने वो पाठ्यक्रम में वही सारी चीज़ें चलती है, कुछ नया नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं है, टीचर नए नहीं है, कुछ बढ़िया नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है कि चीज़ें बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो 15 प्रश्न पे हम आ चुके हैं। फटाफट क्लास को लाइक कर, जो अभी तक नहीं किया है, बहुत ही अच्छी क्लास है। एक बात आप नोटिस करें, आज के क्वेश्चन, आपके सारे क्वेश्चन पेपर से ही हैं, सब मिक्स क्वेश्चन मैंने लिए हैं और क्वेश्चन देखिए कितने छोटे आंसर्स हैं। तो आपको भी ऐसे ही छोटे आंसर्स को लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि छोटा प्रश्न है, पेपर के आंसर्स पूरे करने का प्रयास करिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का अधिकार प्राप्त किया होता है, जहाँ पर उनको पढ़ाई लिखाई संबंधी चीज़ें दी जाती हैं, सिखाई जाती हैं। यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता के साथ लाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य पश्चात विवाद क्या है, ये पूछा गया है। तो 5 समर्थकों का तर्क था कि परंपरागत भारतीय भाषा और साहित्य को प्रोत्साहित किया जाए, जो
5 शिक्षा के साथ थे। दूसरी ओर अगला शिक्षा समर्थक का तर्क था कि ये रकम जो है आधुनिक शिक्षा की ओर खर्च की जाए, जहाँ पर इंग्लिश और तमाम चीज़ों को भी इंक्लूड किया। तो दोनों दलों में इस चीज़ को लेकर बहुत विवाद हुआ था, जिसको हम 5-5 विवाद या अगला 5 विवाद भी कहते हैं। लड़ाई हो गई थी कि हम 1 लाख की राशि को किधर खर्च करें। साहित्य दोनों तरफ होता है, हिंदी की तरफ भी होता है, संस्कृत की तरफ भी होता है और इंग्लिश की तरफ भी होता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट करें कि महत्व क्या। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो है 1986 के तहत 1987 से लेकर 88 के टाइम ड्यूरेशन पर इसको एक शैक्षिक योजना के साथ शुरू करने का प्रयास किया गया था। इस योजना का मुख्य है कि भारत के जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर मानव और भौतिक संसाधन को उपलब्ध कराना। जो टीचर्स नहीं हैं और जो सहायक नहीं है, जो स्कूल नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, 2 कमरा बरामदे, सामान नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं, चौक नहीं, जो चीज़ें नहीं हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं, उनको वहाँ पर लाकर देना, कराना, व्यवस्था करना, एक अच्छी अरेंजमेंट करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना 1987 में भारत सरकार के द्वारा लागू की एक योजना थी। सभी के लिए शिक्षा को सपने को साकार करने में मदद करने का काम किया गया था, जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से बालिकाओं को आकर्षित करना और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया गया था, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उनको किसी दिक्कत है, दूर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको कैसे चेंज किया जाए। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट है 19 प्रश्न है, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम से ये अपेक्षा की गई बच्चे इस प्रक्रिया से गुजरते हुए सहजता के साथ सीखने के औपचारिक अभ्यास से जुड़ पाए। ठीक है, जहाँ पर ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को स्कूल में सीखने के लिए बहुत सारे कौशल और ज्ञान के दृष्टिकोण को प्रदान करना। मतलब एक प्रकार से ऐसे प्रोग्राम्स को लाना, ऐसी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, बहुत कुछ इंक्लूड करना कि बच्चे बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को इन्हांस कर पाएँ, सीख पाएँ, उनके साथ मिलजुल पाएँ, जो उनके लिए डेवलपमेंट का काम करे, उनको बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हेल्प करे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, बेसिक है, सिंपल है। बहुत छोटी सी क्लास करूँगी ताकि आप लोग बिल्कुल जितना पढ़े उतना ही पढ़ो, बहुत उलझो मत, हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखने का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर समवर्ती सूची का विषय है कि शिक्षा के सभी अंतर्गत सभी स्तर पर शिक्षा की योग्यता, क्वालिटी और लेवल को बनाए रखना, जो देश की शैक्षिक जरूरतों का आकलन करे और उनके रखरखाव में शामिल हो, चीज़ों को देखे। हर चीज़ की एक लिस्ट बनती ना कि ये सारे कॉलम्स इसमें होंगे, चीज़ें उसमें होंगी, तो वैसे इसको इसीलिए उसमें रखा गया है। नेक्स्ट है, स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब हो? स्कूल चलो अभियान का आरंभ की बात आपसे पूछता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा के छात्रों का 100% नामांकन करना। स्कूल चलो अभियान का उत्तर यहाँ पर जो आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिले में चलाया गया। ठीक है, सिंपल बात। इसमें न केवल छात्रों का 100% नामांकन बढ़ेगा, बल्कि परीक्षा परिणामों में सुधार भी होगा, सहायता भी मिलेगी। बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आप देख रहे हैं, आज भी नहीं ले रहे हैं, प्राइमरी स्कूल खाली जाते हैं, और बच्चे जब आएंगे, चीज़ें बढ़ेंगी, टीचर्स बढ़ेंगे और सामान भी दिया जाएगा, क्वालिटी में चेंजेस भी आएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पेपर 1, पेपर 2 में ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आप अपने खुद के अनुभव और कॉमन सेंस को यूज़ करके वहाँ पर लिखेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको किताब से नहीं लिखनी होगी, तो बिल्कुल मत परेशान होइए। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या होती है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना श्रम मंत्रालय के तहत काम कर रही एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जहाँ पर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत बाल श्रम पीड़ित की पहचान की जाती है, उन्हें खतरनाक रोजगार से हटा दिया जाता है, बचाया जाता है, ताकि वो गलत कामों में ना फंसे, ना उलझें, और किसी फिर उन्हें उनके हिसाब से उनको चीज़ें प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया है, जो बच्चों को गैर कानूनी काम करवाने में लोग यूज़ करते हैं। आगे बढ़िए। मिड डे मील योजना को स्पष्ट करिए, ये क्या है? मिड डे मील योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में जो प्राथमिक लघु माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को दोपहर का भोजन फ्री में दिया जाता है। और इस योजना का केंद्र में लगभग कह सकते हैं केंद्र और राज्य का दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो 75-25 का अनुपात होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट खर्चा करती है बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है, शिक्षा बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ और बच्चों में होने वाली क्या बात कही है? इसका उद्देश्य ये होता है कि भारत ने बच्चों पर बोझ को कम करना। इनका ये मानना है कि सीखना छात्रों के लिए बोझ बन गया है। जी हाँ, लर्निंग बच्चों के लिए एक बोझ हो गई। वो डर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बट कुछ काम नहीं आ रहा है। उनके लक्ष्य व्यवस्थित रूप से परिवर्तन शुरू होना है। उनके ये चीज़ें इसलिए लाई जाती हैं ताकि आप उनमें उनके क्वालिटी में चेंज करो, उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करो, परीक्षाओं को लचीला करो, जो जोखिम भरा रास्ता था उनको दूर करो, उनमें कुछ चीज़ें को रिजॉल्व करो, ताकि बच्चे उस चीज़ को एकदम फ्रीली माइंड से सीख पाएँ। फिर है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर टिप्पणी करिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन योजना भारत सरकार ने
5 मई 1988 को शुरू करने का रखा गया था, जहाँ पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा मतलब सब कुछ चीज़ें थी उस टाइम ड्यूरेशन पे थी। मतलब इस योजना का मेन लक्ष्य था कि 16 साल से लेकर 35 साल की आयु के नागरिकों को 2007 के तहत बेहतर शिक्षा देना, मतलब 15 से 20% तक के लोगों को पढ़ाने लिखाने के योग्य बनाना था। जो प्रॉब्लम्स थी, जो लोग नहीं पढ़े लिखे तो उनको भी बताना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन को समझाइए, बताइए ये है क्या। तो उचित बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षकों के ग्रामीण क्षेत्रों से इनकार करने का एक कारण ये है कि जहाँ पर आयु मानदंड को रखा जाता है, वहाँ पर 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को विशेष अधिकार प्राप्त करने की अनुमति भी देता है इसके अंतर्गत। और जहाँ पर बच्चे जो है आते हैं, सीखते हैं, चीज़ें को प्रोवाइड करवाई जाती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बच्चों में बहुत सारी समस्याएं जो दिक्कत थी, नहीं आ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे थे, अभाव था, पता नहीं था, उनको दूर किया जाता है। आगे बढ़िए। वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? वंचित वर्ग क्या होता है? वंचित वर्ग सामान्य अर्थों में वंचित वर्ग से आशय समाज के ऐसे लोगों से होता है जो अब तक विकास की मुख्य धाराओं से अलग है, बहुत ही अलग हैं। विशेष अर्थों में कह सकते हैं कि वंचित वर्ग से आशय समाज के ऐसे लोगों से है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से पिछड़े हैं, डरते हैं, सीखते नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, जीवन में अभाव है, चीज़ें उनको मिलती नहीं हैं। आगे बढ़िए। विद्यालय प्रबंध समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी की गई है। क्या होता है? स्कूल को अच्छे ढंग से चलाने के लिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के माता पिता, खासकर माताओं और स्कूल के अध्यापकों से मिलकर एक समिति गठन की जाती है, जिसे स्कूल प्रबंधन समिति कहा जाता है। जहाँ पर घर में माता पिता, स्कूल में टीचर्स उनकी देखभाल करते हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं, ताकि उनकी ग्रोथ बराबर तरीके से चलती रहे। प्राथमिक शिक्षा में शिमला शिक्षा सम्मेलन के विचार क्या थे? कर्जन ने ये लाया था। भारतीय शिक्षा को सुदृढ़ करना, समृद्ध बनाना, क्वालिटीफुल बनाने का उद्देश्य 1901 में रखा गया था। ये आयोजन ही इसीलिए बनाया गया। इस सम्मेलन का अध्यक्ष कर्जन स्वयं था। 150 से अधिक प्रस्ताव पास किए गए थे, बातें उसमें कही गई थी, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। शिक्षा सम्मेलन में भारतीयों को सम्मिलित ना किया जाने का इसका विरोध भी किया गया था। उसमें क्या होता है कि विचार आप रख रहे हो, हमारे लिए ही डिसीजन ले रहे हो, लेकिन हमसे राय नहीं ले रहे हो। तो ऐसा लेकर विवाद भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी बड़ा हुआ था, क्योंकि इस पूरी समिति के दौरान जब चर्चा हो रही थी तो किसी भारतीय को नहीं बुलाया गया था। आगे बढ़िए। बुनियादी शिक्षा कहते हैं, 30वां प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका क्या है? डायट का उद्देश्य बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा की क्वालिटी में चेंजेस लाना है, सुधार करना है। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाती है, जहाँ पर स्कूल जाने की उम्र के अधिक बच्चों को नामांकित करने के लिए जिले के भीतर बहुत ही अच्छा वातावरण बनाना जो हो सिखाती है, मार्ग प्रशस्त करती है, रास्ता बनाती है, हेल्प करती है, ताकि बच्चा आए और सीखे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करिए। तो जीने और देखभाल प्राप्त करने का अधिकार बहुत है, सभी बच्चों को है। परिवार के साथ रहने का अधिकार भी है, ये उनके अधिकार के अंतर्गत आता है, अपनी फैमिली के साथ रहे। अच्छे स्वस्थ और बेहतर शिक्षा का अधिकार उनको है, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, आराम से खेलने का, उनकी खेलने की उम्र का अधिकार है। शारीरिक और आर्थिक शोषण और सुरक्षा का भी उनका अधिकार है, जो गवर्नमेंट काफ़ी कुछ करती है। नेक्स्ट आइए, भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान क्या है? तो कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा में देख सकते हैं तो ग्रामीण विद्यालय में विद्यार्थियों को कृषि की शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापकों को कृषि शिक्षा की योजना प्रदान की गई। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किए जाने चाहिए पाठ्यक्रम में। लिखने पढ़ने गति की शिक्षा के साथ साथ कृषि की शिक्षा हो, क्योंकि गाँव का एरिया थोड़ा किसानी खेती से जुड़ा है और हम भारतवासी ठहरे किसान टाइप के। तो वहाँ पर मतलब इन्होंने बोला कि आप इंग्लिश हिंदी मैथ सबको सिखाए, तो थोड़ा सा कृषि विज्ञान को भी सिखाइए, क्योंकि उधर भी कुछ सेक्शन के लोग काम करने ज़रूर चाहिए, तो ये भी काफ़ी ईजी पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए 32 क्वेश्चंस मैंने अरेंज किए, जो कि बहुत ही छोटी क्लास में मैंने किए। मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत टाइम वेस्ट हो। आज आप लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है उतना इनफ है। आप सभी को, जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं, इस क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। आपको बहुत अच्छे से अपने आप से बनाकर ढेर सारे प्रश्न को लिखना है। आप सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बढ़िया जाइए, अच्छे से पेपर दीजिए, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। जितना आपने पढ़ा है बस अच्छे से कॉपी लिखिएगा, क्वेश्चन छोड़कर मत आइएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर आप लोगों के से नई नई बातों के साथ, नई नई चीज़ों के साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लास पसंद आई लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।